तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, देखिए सपोज एक आपका चार्ज है, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, इस पर एक चार्ज लग रहा है Q1, और यहाँ पर एक दूसरी बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, इस पर चार्ज लग रहा है Q2, और मैं मान लेता हूँ सपोज कि दोनों ही सेम नेचर के चार्जेस हैं, मतलब कि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। तो आपको पता है जब पॉजिटिव चार्ज होंगे तो क्या होंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और मैं मान लेता हूँ कि इस पर एक चार्ज F लग रहा है तो इस पर भी चार्ज F लगेगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या कहता है, जैसे सपोज आप अर्थ पर खड़े हुए हैं तो क्या होता है, आप जितना फोर्स अर्थ पर लगाते हैं अर्थ उतना ही फोर्स आप पर लगाता है, या अर्थ जिस फोर्स से आपको अट्रैक्ट करता है उसी फोर्स से आप अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि दोनों चार्जेस इक्वल होते हैं। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि दोनों चार्जेस एक दूसरे पर अपोजिट सेम फोर्स लगा रहे हैं, उसको नाम दे दिया F। अब क्या होता है, जो फोर्स होता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर हम चार्ज को बढ़ाएंगे तो हमारा फोर्स बढ़ेगा, अगर हम चार्ज को डबल करेंगे तो फोर्स भी हमारा डबल हो जाएगा, चार्ज को ट्रिपल करेंगे तो फोर्स भी हमारा जो है वो ट्रिपल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2। अब अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो ये हो जाता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द चार्जेस। दोनों चार्ज को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फोर्स लगता है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के इक्विवेलेंट। अब हम मान लेते हैं कि इन दोनों चार्जेस के बीच सपोज एक डिस्टेंस है r। अब इसका और फोर्स का रिलेशन क्या कहता है, वो बोलता है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। मतलब कि अगर रेडियस बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा, रेडियस कम होगी तो फोर्स बढ़ेगा, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब क्या हुआ, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमने हटाया तो हम एक यहाँ पर कांस्टेंट ले आए, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और इस K को हमने नाम दे दिया कूलॉम्स कांस्टेंट, इसी को हमने बोल दिया कूलॉम्स कांस्टेंट। K की वैल्यू क्या होती है हमारी, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, ये होती है K की वैल्यू। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना होता है, K की यूनिट क्या होती है, यूनिट निकाल लेते हैं K की। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो K को हम क्या लिख सकते हैं, F r स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, SI यूनिट है, रेडियस का यानी कि लेंथ का जो SI यूनिट होता है वो होता है मीटर, और Q1 क्या है, ये चार्ज है, चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम। तो ये क्या हो गया, न्यूटन मीटर इंटू मीटर हो गया मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम इंटू कूलॉम यानी कि कूलॉम स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट हुआ ये क्या हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, या कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये हो गया हमारा K का यूनिट। K क्या है, कूलॉम्स कांस्टेंट। और देखिए यहाँ पर जो हमारा मीडियम है ये क्या है, एयर या फिर स्पेस। तो जब एयर और स्पेस होता है तब हमारा कूलॉम्स कांस्टेंट होता है, और यहाँ पर एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है। देखिए इसके बाद क्या हुआ, जो कूलॉम्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हम लोगों ने दे दी मॉडर्न डेज में 1/4πε0, वेयर ε0 क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर, या वैक्यूम बोलिए या आप इसको बोल दीजिए ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब ही होता है वैक्यूम। अब देखिए जब यहाँ पर हमारा जो दो चार्जेस हैं, चार्जेस के बीच जो पूरा सिस्टम है, इसमें अगर हमारा मीडियम एयर या स्पेस या वैक्यूम होगा तब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चलेगा कूलॉम्स कांस्टेंट। अगर यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है इसमें अगर मीडियम चेंज होता है तो कूलॉम्स का कांस्टेंट जो होता है ये भी चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर आपका वाटर होता है, सपोज अभी यहाँ पर मैंने माना कि एयर है स्पेस है, तो जो हमारा फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, K की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1/4πε0। तो ये क्या होगा, K की जगह पर हमने पुट किया 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर।
अब यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है। हमने के की जगह पर पुट किया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की यूनिट आपको पता है, के की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जब के की यूनिट ये है तो फिर इसकी जगह पर जो हमने वैल्यू पुट करी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी यूनिट भी यही होगी। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी 1/4 पाई। इसका कोई मतलब नहीं है बिकॉज ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट। अभी यूनिट निकालना है, 4 पाई का कोई मतलब नहीं बिकॉज ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी कोई यूनिट नहीं हो सकती है। तो 1/एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है ये, तो एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, इसका इन्वर्स कर दीजिए। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट की आपकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और यूनिट क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमने जो सिस्टम था, हमने मीडियम माना था कि एयर है या स्पेस है या वैक्यूम है। अब क्या होता है कि अगर हमारा यहाँ पर मीडियम चेंज हो जाता है, सपोज हम मान लेते हैं कि यहाँ पर वाटर है, अगर यहाँ पर फोर्स हमारा जब एयर है या स्पेस है तो हमारा फोर्स, अगर सपोज एज एन एग्जांपल हम मानते हैं कि यहाँ पर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और अगर हमारा यहाँ पर मीडियम होता है वाटर, तो जो हमारा फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा 100 न्यूटन डिवाइडेड बाई 81। सो ये 81 क्या है, 81 इज द इनहेरेंट बिहेवियर ऑफ वाटर। इसी 81 को बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। ऐसे ही अगर हम इसको केरोसिन में रखते हैं तो केरोसिन में क्या हो जाता है, केरोसिन की परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है 2। तो अगर मान लेते हैं कि सपोज कोई सिस्टम है, वहाँ पर अगर एयर और स्पेस है, वहाँ पर अगर हमारा फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का, और अगर हम उसको मीडियम को चेंज करते हैं, वहाँ पर हम केरोसिन लाते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा फोर्स 100 न्यूटन डिवाइडेड बाई 2। सो ये जो 2 है ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ केरोसिन। अब देखिए रिलेटिव परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी में क्या रिलेशन होता है वो भी हम डिफाइन कर लेते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी क्या कहता है, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू force on a system in air/vacuum divided by force on that same system in that medium। तो मतलब कि अगर सपोज हम मान लेते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वहाँ पर अगर मीडियम हमारा एयर और वैक्यूम है तो वहाँ पर फोर्स लग रहा है FA, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या कहता है, फोर्स इन एयर/वैक्यूम अपॉन फोर्स इन दैट मीडियम। सपोज मैं मान लेता हूँ कि जो दूसरा मीडियम है उसमें जो हमारा, वहाँ पर ले लेते हैं अगर हम वाटर FW। अब यहाँ पर फोर्स क्या कहता है, फोर्स कहता है हमारा, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, जो ये सिस्टम है इसमें हमने मीडियम माना है वाटर। अब यहाँ पर हमारा अगर वाटर है तो क्या हो जाएगा, F वाटर का आपको पता है रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, यहाँ पर FW नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा। अभी जो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि सपोज एग्जांपल लेते हैं कि जहाँ पर एयर और वैक्यूम है वहाँ पर फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, तो वाटर में क्या हो जाता है 100 न्यूटन डिवाइडेड बाई 81, यानी कि ये 81 क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। तो ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी
ऑफ वाटर। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई, इसको EW से डिनोट करिए या कहीं कहीं ERW लिख दिया जाता है, तो ERW लिख दीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। ERW लिख देते हैं और इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ये हो गया हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा परमिटिविटी है ये क्या है, ये है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, और ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लिख देते हैं, फ्री स्पेस। अब देखिए यहाँ से हमको एक टर्म मिला एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन RW, इसको हमने माना, एक टर्म का नाम दे दिया EW इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन RW। EW हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, या EM लिख देते हैं इसको अगर हम, इसका मतलब है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, अगर हम यहाँ पर इसको EW मानते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। तो अगर किसी मीडियम की हमको एब्सोल्यूट परमिटिविटी चाहिए तो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस बोल सकते हैं इनटू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, इसको EM डैश से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया, एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसी भी मीडियम की निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ये तो थी बात हमारी कूलॉम्स लॉ की और परमिटिविटी की। परमिटिविटी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं आता है, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि होता क्या है, कि सब जगह ही के यूज़ होता है या डिफरेंट होता है, तो डिपेंड करता है हमारे मीडियम पर। अगर मीडियम एयर है, स्पेस है, वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, तो वहाँ पर कूलॉम्स कांस्टेंट चलता है, वहाँ पर एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर आपका फ्री स्पेस चलता है। और अगर सिस्टम चेंज होता है, वहाँ पर हमारा मीडियम चेंज हो जाता है, तो वहाँ पर हमारा जो कांस्टेंट होता है वो भी चेंज हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है, जैसे सपोज यहाँ पर एक चार्ज है हमारा कैपिटल Q, और यहाँ पर हम एक दूसरा चार्ज लाए स्मॉल q, तो ये जो हमारा रीजन है, इस रीजन के अंदर जो ये जो हम चार्ज दूसरा चार्ज लाए हैं प्लस Q, स्मॉल q प्लस का कैपिटल Q जो है, ये इस पर एक फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को हमने नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जितने रीजन में हमारा जो ये फोर्स लगेगा, इस रीजन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें इंटेंसिटी पता करना होता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या कहीं कहीं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी होती है तो हमें क्या करना होता है, जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर सपोज कोई एक पॉइंट है ये P, इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है E1, इस डायरेक्शन में लग रहा है E2, तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा हमारा E1 प्लस E2। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए दो चार्जेस हैं, एक कैपिटल Q है, दूसरा स्मॉल q है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसलिए लिया है बिकॉज हमने यहाँ पर जो मीडियम है हमने इसको माना है कि ये एक फ्री स्पेस है, तो हमने एप्सिलॉन नॉट लिया, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई R²। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है,
फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, F की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या आएगा, कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 4πε0 r²। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आपसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो आपको क्या करना होता है, दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको रिजल्टेंट बताना होता है। रिजल्टेंट क्या होता है, E1 + E2।